हेलो एवरीवन, आज हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन का पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 1 में हमने परमुटेशन के बारे में पढ़ा था, तो आज हम लोग कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, जैसा हमने पहले भी बोला था कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन का जो फील्ड है वो बहुत ज़्यादा है, मतलब वाइड एरिया उसका है, लेकिन हम लोग सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे जितना हमको कॉम्पिटिशन में मिल जाए। तो आइए शुरू करते हैं कॉम्बिनेशन को और जानते हैं कि होता क्या है। तो कॉम्बिनेशन एक तरह का सिलेक्शन है। जब कुछ लोगों में से, कुछ दिए हुए ऑब्जेक्ट्स में से कुछ को सेलेक्ट करना होगा तो वो कहलाएगा कॉम्बिनेशन। मीन्स दैट अगर n वस्तुओं में से R का चयन किया जाए तो यहाँ मतलब चयन सिलेक्शन मीन्स if we select R objects out of n objects, समझिए क्या कहें, if we select R object out of one object, तो यही चीज कहलाएगा कॉम्बिनेशन। और देंगे कैसे, तो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन जो होता है, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस, या फिर आप कहिए कि नंबर ऑफ सिलेक्शन, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन जो होता है उसको कहते हैं NCR। अगर आपने परमुटेशन वाला वीडियो देखा हो तो उसमें परमुटेशन को NPR से करते थे रिप्रेजेंट, जिसमें परमुटेशन का मतलब था अरेंजमेंट और यहाँ कॉम्बिनेशन मतलब केवल सिलेक्शन, चयन। या इसी को एक तरीका और रिप्रेजेंट करने का होता है जिसको कहते हैं C और ब्रैकेट में N, R। ये भी आपका कॉम्बिनेशन का एक सिंबल है। इसका फार्मूला जो होता है NCR इज इक्वल्स टू होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल R फैक्टोरियल n माइनस R। ये NCR का फार्मूला, इसको यूज करके आप किसी भी वैल्यू को निकाल पाएंगे। जैसे अगर आपसे कह दिया जाए कि 4C3 की क्या वैल्यू होगी, तो आप इससे टैली कर लें, n की जगह 4 और r की जगह 3 मिल जाएगा, तो फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 माइनस 3, जो वैल्यू उनको रख दीजिए। तो फैक्टोरियल 4 का एज इट इज फैक्टोरियल 3 और ये घट जाएगा फैक्टोरियल 1, तो फैक्टोरियल 1 की वैल्यू तो 1 ही होती है। अब ये 4 अगर बाहर करें, इसके लिए आपको फैक्टोरियल का नॉलेज चाहिए, नहीं है तो फिर फैक्टोरियल का जो वीडियो उसको देखिए। 4 को जब आप बाहर करेंगे तो फैक्टोरियल 3 बचेगा और नीचे ऑलरेडी फैक्टोरियल 3, ये दोनों आपस में कट जाएंगे और वैल्यू आ जाएगी 4। तो इस तरह हम लोग किसी भी कॉम्बिनेशन की वैल्यू निकाल सकते हैं। बेसिकली हमको यही सीखना है। एग्जाम में हमको कुछ इस तरह का अगर दे दे और पूछ दे इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो बेसिकली फिलहाल में हम लोग यही सीखेंगे। देन आगे चलेंगे तो इसके कुछ ट्रिक्स भी हैं, वो भी देखा जाएगा, या कुछ और प्रॉब्लम जो सिलेक्शन बेस्ड होती है, जो कॉम्बिनेशन बेस्ड होती है। जैसे आप देखें कि अगर आपसे 5C1 की वैल्यू पूछ दिया जाए, 5C1, तो फार्मूले से आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 1 और फैक्टोरियल 5 माइनस 1, तो जो भी इनकी वैल्यू है वो कैलकुलेट कर लेंगे। ऊपर का फैक्टोरियल 5 एज इट इज, नीचे फैक्टोरियल 1 एंड देन आफ्टर फैक्टोरियल सेपरेट कर लिया 4। अब इसको जैसे भी आप सॉल्व कर पाए, इसको आप बाहर कर लेंगे तो 5 फैक्टोरियल 4 बनाएगा और नीचे इसकी वैल्यू 1 होती है, ये फैक्टोरियल 4 कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगी 5। तो इस तरह किसी भी कॉम्बिनेशन की वैल्यू निकाली जा सकती है। ठीक, अब यही थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम लोग कि परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में क्या रिलेशन है। अगर परमुटेशन का फार्मूला आपने देखा हो और नहीं देखा तो परमुटेशन और जो हमने फैक्टोरियल का वीडियो बनाया, दोनों लिंक डिस्क्रिप्शन उसको जरूर देख लें, नहीं तो प्रॉब्लम होगी, फैक्टोरियल नहीं सॉल्व कर पाएंगे आप। तो NPR की जो वैल्यू उस टाइम हमने बताई थी पार्ट 1 में, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r, ये फार्मूला था NPR का। तो अगर आप नोटिस कर पाए तो देखिए ये वैल्यू जो है यही है, यानी NCR की जो वैल्यू होगी इसको हम लिख देंगे NPR और अपॉन में क्या होगा फैक्टोरियल R, ये छूट जाएगा। समझे बात को, ये जो चीज है वो ये है, यानी इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं NPR और अपॉन में फैक्टोरियल R, इसका क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए तो NPR इज इक्वल्स टू, ये इधर आ जाएगा फैक्टोरियल R
इंटू NCR, ये एक रिलेशन हो जाता है परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में। तो इस तरह आप अगर कभी परमुटेशन कॉम्बिनेशन में रिलेशन बताया गया तो आप निकाल सकते हैं। जैसे अगर पूछ दिया गया कि 4p3 इसकी क्या कॉम्बिनेशन से क्या रिलेशन है, तो सिर्फ नीचे वाले फैक्टोरियल 3 4c3, ये रिलेशन होगा परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में। ठीक, तो अभी चलते हैं कुछ प्रॉपर्टीज को देखते हैं, देन हम लोग क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। कॉम्बिनेशन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिन पे बेस्ड क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं, तो आइए देखते हैं उन प्रॉपर्टीज को। तो पहली प्रॉपर्टी ये होगी कि NC0 और NCN की वैल्यू कितनी होगी, हमेशा 1 होगी। तो यहां से समझे क्या मामला है कि अगर कहीं हमको 4C0 दिया है या 100C0 दिया है या 100C100 दिया है, यानी नीचे या तो 0 हो या दोनों आपस में क्या हो, इक्वल हो, तो इस सिचुएशन में इनकी जो वैल्यूज होंगी वो कितनी होंगी, 1 होंगी। इनमें नहीं सोचना, अगर कुछ ऐसा दिख जाता है तो सीधे वैल्यूज को 1 लगा देंगे। ठीक, अगर NC0 या NCN है तो दोनों की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। इसका ध्यान रखिएगा, चाहे वो कोई भी नंबर, उससे हमको मतलब नहीं, अगर 0 है या दोनों आपस में इक्वल है तो वैल्यू 1। दूसरी प्रॉपर्टी देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इस पे क्वेश्चन ठीक ठाक बन जाते हैं कि अगर NCX इज इक्वल्स टू NCY हो, ये दो कॉम्बिनेशन क्या हो, इक्वल हो, तो दो शर्तें होती हैं, या तो x और y इक्वल होंगे या n, यानी ये ऊपर चीज इज इक्वल्स टू x प्लस वाई, नीचे वालों का सम होगा। इसको आप देखें, अगर क्वेश्चन आपसे मिल गया कि इफ NC6 इज इक्वल्स टू NC7, तो कहता है कि फाइंड कीजिए n को, ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो अभी दो, या तो दोनों बराबर हो, तो यहां तो दोनों बराबर है नहीं, तो दूसरी सिचुएशन क्या होगी कि n इज इक्वल्स टू x प्लस वाई, तो यहां n इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 6 प्लस 7 दैट इज 13। ये काम हो जाता है इस सेकंड प्रॉपर्टी। जैसे कोई और देख लीजिए, क्वेश्चन ऐसे हो कि इफ NC6 इज इक्वल्स टू NC4, ऐसे मिल गया, तो देख लें इक्वल तो है नहीं ये, अगर इक्वल नहीं फिर इन दोनों का सम ऊपर वाले के बराबर होगा, यानी क्या हो जाएगा, n इज इक्वल्स टू 6 प्लस 4 दैट इज 10। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं। इस प्रॉपर्टी पे एक और आप समझ सकते हैं बात कि अगर 5C2 हो जाए और 5C3 हो जाए ना, तो देखिए ये इस नीचे वालों का सम ऊपर वाले बराबर है, यानी ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल। यानी इसी का रिवर्स समझ रहा है कि अगर नीचे वालों का सम इसके बराबर हो जाए, n के बराबर, तो फिर ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसका यूज करके आप कुछ बड़ी वैल्यूज को भी कैलकुलेट कर पाएंगे। क्या कर पाएंगे, देखिए कैसे, जैसे आपको सपोज कीजिए लिखा है कहीं 20C19 ऐसे लिखा है, तो इसको आप चाहें तो 20C1 भी लिख सकते हैं, अपनी जरूरत के हिसाब से है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। सपोज कीजिए कहीं कैलकुलेशन में आपको 20C19 माइनस 20C1 आ गया, तो आप कैलकुलेट करने लेंगे, लेकिन अगर आपका ध्यान हो कि नहीं इसको भी हम लोग क्या लिख सकते हैं 20C1, और ये ऑलरेडी 20C1, तो दोनों आपस में कैंसिल, आंसर आपका 0 हो जाएगा। तो इस प्रॉपर्टी का ये भी यूज है कि किस तरह आप जो है रिड्यूस कर सकते हैं बड़े नंबर को छोटे में, छोटे को बड़े में रिड्यूस, जैसा आपको प्रॉफिट हो वैसा आप कर सकते हैं। तो इस प्रॉपर्टी के ये दो क्वेश्चन बनने लायक हैं। यहाँ पे एक चीज और बता दूं कि अगर आपको ऐसे क्वेश्चन मिल जाए कि N20C4 प्लस, या इसकी सिर्फ बात कर लेते हैं, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो इसकी वैल्यू मैंने शुरू में बताई कैसे हम लोग फैक्टोरियल बेस्ड कर सकते हैं। एक शॉर्टकट आइडिया उससे देखिए क्या करते हैं कि इसको हम लोग 20/4 इंटू 19/3 इंटू 18/2 इंटू 17/1 इस तरह भी लिख सकते हैं। फैक्टोरियल बेस इसका जो मेथड था फैक्टोरियल 20 अपॉन फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 20 माइनस 4, जो हम लोगों ने पढ़ा था एनसीआर का फार्मूला ना, एनसीआर का क्या फार्मूला था, फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर। तो इससे आप कर सकते हैं, लेकिन ये एक देखिए आइडिया इससे भी कर सकते हैं। जैसे फिर समझे अगर हमको 40C
2 की वैल्यू चाहिए, तो या तो हम फैक्टोरियल से करें या ऐसे 40/2, यानी इन दोनों का रेशियो इंटू करें, एक एक घटाइए 39/1, बस इतने पे कैलकुलेशन कर लीजिए, इससे ये कट जाएगा 20 आ जाएगा, आपका रिजल्ट जो है 20 × 39, जो भी कैलकुलेशन है वो कर लीजिए। इससे भी आप इसका यूज कर सकते हैं। अब इसमें क्या होगा कि जैसे कहीं 20C16 लिखा है तो अब 16 से करेंगे तो लंबा पड़ जाएगा, तो मैंने जो प्रॉपर्टी पीछे बताई इसको हम लोग दूसरे फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, 20C4 लिख सकते हैं। क्या कहा गया था, इन दोनों का सम इसके बराबर आ जाए। तो अब यहां से ये बन जाएगी बात 20/4, 19/3, 18/2 और 17/1, इस तरह हम लोग कैलकुलेशन कर लेंगे। तो ये कुछ क्वेश्चन है, देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस को। प्रॉब्लम को देखिए, आगे देखते हैं कि जिसकी बात हम लोग कर रहे थे अभी, कि अगर हमारे पास 40C38 आ जाए तो कैसे इसको लिखेंगे, यही रिड्यूस करना सीखिए कि इसको क्या लिख सकते हैं, 40C2 लिख सकते हैं, क्योंकि नीचे वालों का सम 40 हो जाएगा। ये बात है कि अगर नीचे वालों का सम ऊपर के बराबर तो दोनों कॉम्बिनेशन क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालनी जाएगी, 40/22 कर दी, 40/2 कर दी जैसे, फिर इंटू के दोनों के घटाइए 39/1, नीचे जहां बना वहीं रुकिए, कैलकुलेशन कर लीजिए। ठीक, जैसे आपको मिल गया 50C6, तो क्या निकालेंगे आप, जब देखिए नंबर है 50/6, एक एक घटाइए 49/5, 48/4, 47/3, 46/2 और 45/1। इस तरह आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, या आपके पास जो फार्मूला है उसको भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको दोनों ही मेथड आने चाहिए ताकि आपको जब भी क्वेश्चन मिले तो आप जल्दी जल्दी सॉल्व कर पाएं। आइए देखते हैं थर्ड प्रॉपर्टी को। देखिए थर्ड प्रॉपर्टी थोड़ा समझने वाली बात है कि NCR प्लस NCR -1, मतलब ऊपर कीजिए सेम है, नीचे में एक कम है ये, तो अगर ऐसे कॉम्बिनेशन का सम आएगा तो क्या आएगा, ऊपर में +1 हो जाएगा और नीचे जो दोनों में से बड़ी वैल्यू होगी, यानी क्या कहेंगे, देखिए अगर 4C3 प्लस 4C2 आ जाए तो या तो हम सॉल्व कर लें, या समझें कि ऊपर वाले तो सेम है और नीचे वालों में से एक का डिफरेंस है, ऐसे देखिए, तो वैल्यू क्या बनेगी, ऊपर एक बढ़ जाएगा यानी 5 हो जाएगा और नीचे बड़ी वैल्यू कंटेन करेंगे, जो बड़ी वैल्यू होगी दोनों में। ये काम जैसे आप मान लीजिए इसी तरह का 50C4 प्लस 50C5 हो, ऐसे इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो वही बात कि ऊपर वाले दोनों सेम होने चाहिए, नीचे वालों में एक का डिफरेंस, अगर ऐसा है तो ऊपर वाला एक बढ़ जाएगा 51 होगा और नीचे से जो बड़ी वैल्यू वो कंटेन की जाएगी 50C1। तो एग्जाम में डायरेक्टली लिखा होता है, ये क्वेश्चन है और विकल्प में आपको इस तरह का कोई ऑप्शन दिया होगा। तो अगर आप चाहें कि हम इसको कैलकुलेट करके इनकी वैल्यूज रख दें तो आपको न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ 50, 60, 51, 52 कुछ आ जाएगा, फिर आप इसको फिर विकल्प भी सॉल्व करना पड़ेगा और इस तरह आप डायरेक्टली देख के पता कर पाएंगे कि कौन सी वैल्यू आएगी। कुछ और थोड़े से आइडियाज रख लेते हैं हम लोग, जैसे अगर NC1 हो इसकी वैल्यू n आएगी, मतलब जैसे NC0 है तो वैल्यू थी 1, लेकिन NCn है तो वैल्यू कितनी आएगी n, जैसे 4C1 है इसकी वैल्यू कितनी आएगी 4 आएगी, 50C1 है इसकी वैल्यू कितनी आएगी 50 आएगी। ये काम आपका होता है। ठीक, तो इस तरह आप सॉल्व कर पाएंगे। कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं जिसमें वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करने को कहता है। आइए अब देखते हैं एक ऐसी प्रॉब्लम जिसमें किसी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करने को कहा है, फाइंड वैल्यू ऑफ n। इस तरह आपको 2nC3 रेशियो nC3 इक्वल्स टू 11:1 दिया है। अब इसमें कह रहा है आप n फाइंड करो, तो आप क्या करोगे, दोनों को इनके NCR के फार्मूले से ब्रेक कर लो। इसकी वैल्यू क्या बनेगी, देखिए फैक्टोरियल 2n अपॉन फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 2n-3, जो फार्मूला था NCR का, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल n-r। तो रेशियो बनेगा यहाँ पे ये फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल n-3, वही NCR का फार्मूला फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n-r इज इक्वल्स टू क्या दिया है 11:1। तो रेशियो से ये देखिए ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से 2n को बाहर करेंगे, क्या बचेगा 2n-1 बचेगा, 2n-1 को बाहर करेंगे तो क्या बच जाएगा 2n-2 बच जाएगा, और 2n-2 को बाहर करेंगे क्या बच जाएगा
2n-3। अब ये कैसे सॉल्व हो रहा है, इसके लिए आपको जो फैक्टोरियल नोटेशन का वीडियो इसको देख लीजिए, उसमें आपको समझाया गया था कैसे फैक्टोरियल को सॉल्व करना है। नीचे आते हैं आपका फैक्टोरियल 2n-3 था ही रेशियो। अब यहाँ से वही काम, n बाहर हुआ, n-1 बचा, n-2 बाहर हुआ तो क्या बच जाएगा n-3, और अपॉन में n-3 ऑलरेडी था, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 11, या 11/1 कह लिए, 11 रेशियो मत दिया है 11 ये बेसिकली। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए क्या बचता है, यहाँ बचता है 2n इन ब्रैकेट 2n-1। अगर आप नोटिस कर पाए यहाँ 2 कॉमन है तो 2 को बाहर कर ले, n-1 नीचे क्या बचता है देखिए, n बच जाता है, n-1 बच जाता है, और n-2 इक्वल्स टू कितना 11। क्या कैंसिल, ये देखिए n कैंसिल, n-1 ऊपर क्या बच गया 2 2 जा 4 टाइम्स 2n-1। नोटिस कर ले अगर सही से सही बताया जा रहा है, 2 2 जा 4 2n-1, नीचे क्या बचा n-2 इक्वल्स टू कितना हो गया 11। क्रॉस मल्टीपल कीजिए, 4 दूना 8n-4 इक्वल्स टू कितना हुआ 11n-22। क्रॉस मल्टीपल कर दिया। अब सबको एक तरफ करिए n को, तो 8n-11n इक्वल्स टू -22, -4 इधर गया +4। सब्ट्रैक्ट कीजिए, 11 में से 8 सब्ट्रैक्ट -3n हो जाएगा। यहाँ आप देखिए 22 में से 4 सब्ट्रैक्ट कीजिए 18 आ जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। इस तरह आप कोई n कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम दी है। तो इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन बनते थे। इसका एक और तरीका देखते हैं, इसको हम लोग दूसरे तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का देखिए कि ये भी तरीका है। जैसे शुरू में हमने पढ़ा कि अगर 4c3 की वैल्यू निकालनी, कैसे निकालेंगे 4/3, फिर वो घटाएंगे कि यहाँ से एक कम करेंगे 3/2, फिर 2/1। वही काम यहाँ करते हैं कि 2n/3, फिर ऊपर से एक रिड्यूस किए 2n-1/2, फिर एक और रिड्यूस 2n-2/1, फिर रेशियो एज इट इज, यहाँ वही काम n/3 n-1/2, जैसा ये काम है उसी तरह कर दिया। नीचे के ये लोग कैंसिल सेम होने में कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर क्या बच जाएगा 2n-1, और यहाँ से 2 कॉमन लीजिए तो n-1 अपॉन में क्या बचा आपका n बच गया, n-1 बच गया, और n-2 इक्वल्स टू कितना है 11। तो ये चीजें कैंसिल हो जाएंगी, आपका 2 2 जा 4 2n-1 और अपॉन में n-2 इक्वल्स टू 11। देन आफ्टर आप क्रॉस मल्टीपल करके भी कैलकुलेशन कर लेंगे तो आपका आंसर बन जाएगा। इस तरह की प्रॉब्लम आप देखें, कुछ प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि n की वैल्यू फाइंड करने को एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। अब हम कुछ ऐसे वर्ड प्रॉब्लम देखेंगे जिनको एग्जाम में मोस्टली पूछा गया है और बेहद छोटे और कॉमन ट्रिक्स पे हैं, तो उनको देखते हैं। आइए कुछ ऐसे क्वेश्चंस को देखते हैं, कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स को जो किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछे गए हैं, तो उनको देखते हैं। जिसमें से पहला क्वेश्चन देखिए, इफ 10 पॉइंट्स आर गिवन ऑन अ सर्किल देन फाइंड नंबर ऑफ कॉर्ड्स। अगर किसी सर्किल पे 10 पॉइंट दिए जाए तो कितने कॉर्ड्स बनेंगे। जैसे समझिए बात को कि एक सर्किल हो हमारे पास और इस पे सपोज कीजिए हमको 3 पॉइंट दे दिए, तो कितने कॉर्ड्स बनेंगे। 3 पॉइंट्स अगर दे दे तो हम इनको ऐसे ज्वाइन कर लेंगे, हमारे पास कितने कॉर्ड्स बन जाएंगे, और तो पॉसिबिलिटीज है नहीं। तो या ऐसे ही बात आगे करते हैं कि अगर हमको 5 पॉइंट दे दे तब कितने कॉर्ड्स बनेंगे। तो भी ऐसे देखिए, ये कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है, ऐसे कॉर्ड है, ये कॉर्ड है, इनको ज्वाइन करेंगे तो ये भी कॉर्ड्स ही कहलाएंगे ना, ऐसे ये आपके कॉर्ड्स होंगे, ऐसे बहुत सारे कॉर्ड्स बनेंगे आपके। तो जब आप आपके पॉइंट्स इंक्रीज करते जाएंगे तो नंबर ऑफ कॉर्ड्स भी बढ़ेंगे। तो इसके लिए एक सिंपल सा फार्मूला आप याद रखिएगा कि इसकी जो वैल्यू होगी नंबर ऑफ कॉर्ड्स की इस पैटर्न में, कि सीधे सीधे आपका 10c2 हो जाएगा, 10c2। अब 10c2 की वैल्यू जो भी आप कैलकुलेट करना सीखे हो वो निकाल लीजिएगा, यानी जितने भी पॉइंट दिए होंगे उतना c2 रहेगा। बस इतने काम आपको करना, 10c2 कर लेना, ठीक। इसका एक शॉर्टकट भी आता है, इसका सीधे से फार्मूला बन जाता है n-1/2। अगर आपको n पॉइंट्स दिए हों तो नंबर ऑफ कॉर्ड्स n-1/2, अगर इसकी वैल्यू सीधे रख लें 10-1/2, इस पे भी आप नंबर ऑफ कॉर्ड्स को कैलकुलेट कर पाएंगे। इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन और भी है जिसमें नंबर ऑफ हैंडशेक पूछता है कि एक पार्टी में 30 लोग हैं और सब एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो कितने हैंडशेक बनेंगे। तो सेम यही आंसर उसका भी होगा, उसमें भी आपका NC2 ही
होगा, क्योंकि जब दो लोग हाथ मिलाएंगे, दो लोगों को मिलेगा तो एक हैंडशेक बनेगा। अगर किसी पार्टी में 30 लोग हैं तो पूछ दे कि नंबर ऑफ हैंडशेक कितना होगा, तो 30C2 आ जाएगा आपका रिजल्ट। यहाँ से आप n की वैल्यू रख के भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये दो क्वेश्चन बेसिकली, ये कॉर्ड वाला क्वेश्चन तो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, हैंडशेक वाला भी आप याद रखें कि इस तरह की भी प्रॉब्लम बनती है। तो नंबर ऑफ कॉर्ड्स का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, या नंबर ऑफ हैंडशेक का 10C2 या NC2, जितना भी आपके पॉइंट्स या पर्सन दिएंगे उतना C2, या फार्मूला था आपका nn-1/2। आइए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फॉर्म बाय जॉइनिंग द वर्टिसेस ऑफ अ हेक्सागन, है ना, हेक्सागन जिसमें 6 वर्टेक्स हों, तो उनको ज्वाइन करेंगे तो कितने आपके जो ट्रायंगल होंगे वो बनेंगे। तो आप जानते हैं ट्रायंगल को बनने के लिए 3 पॉइंट ज्वाइन करेंगे ना, तो आपका सीधे इसका रिजल्ट जो बनता है वो 6C3 बनेगा। 3 पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो एक ट्रायंगल बनेगा। ये आपका नंबर ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा फॉर्म बाय वर्टिसेस ऑफ अ हेक्सागन। जहां भी आपको अगर सपोज कि ये हेक्सागन ना होता, पॉइंट्स दिए होते ऐसे, कितने ट्रायंगल बनेंगे, तो इनमें से किसी भी 3 को ज्वाइन कर देंगे आप, ट्रायंगल बन जाए। अगर यहां देखें तो मैंने ए बना दिया है, बी बना दिया, सी, डी और ई, यानी कितने पॉइंट, 1 2 3 4 और 5 पॉइंट। 5 में से कोई भी 3 आप ज्वाइन कर दीजिए, 5C3 आपके नंबर ऑफ ट्रायंगल बन जाएंगे। इस तरह आप नंबर ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि हेक्सागन का मैटर, हेक्सागन से सिर्फ ये हिंट है कि आपको 6 पॉइंट दिए गए हैं तो 6C3 हो जाएगा। अगर आपको क्वाड्रिलेटरल कह देता है 4 पॉइंट दिए हैं ना, तो वो डिपेंड करता है कि पॉइंट्स कितने दिए हैं, उसके लिए वो एक हिंट देगा। हो सकता है डायरेक्टली कह दे कि कितने आपके पॉइंट्स हैं, या हो सकता है कि हेक्सागन, क्वाड्रिलेटरल जो भी आपको दे दे उससे आप आइडिया आए कितने पॉइंट्स यहाँ पे गिवन है, उतना C3 कर देंगे। ठीक, उसी तरह फाइंड नंबर ऑफ डायगोनल्स, ये क्वेश्चन जो है ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों ये इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्जाम में अक्सर ये पूछा जाता है कि नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ अ पॉलीगन हैविंग n साइड, अगर किसी साइड में n पॉलीगन, n साइड्स हैं किसी पॉलीगन में, तो कितने डायगोनल्स होंगे। तो ये देखिए डायगोनल क्या होते हैं, डायगोनल को कहा जाता है कि अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है, इसके अपोजिट वर्टिसेस को मिलाएं तो जो लाइन बनेगी वो आपका कहलाएगी डायगोनल, यानी कि 2 लोगों को ज्वाइन करेंगे तो आपका डायगोनल बनेगा अपोजिट वर्टिसेस को। इसमें अगर देखें हम लोग तो 4 पॉइंट दिए, इनमें से जब इसको ज्वाइन करेंगे तब तो ये डायगोनल बनेगा, लेकिन अगर इसको ज्वाइन करेंगे तो ये वाली साइड बनेगी, समझ रहे। तो 2 पॉइंट को ज्वाइन तो करना है, लेकिन साइड को क्या करना है, रिमूव कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो आपका नंबर ऑफ डायगोनल आ जाएगा। यानी इसका जो फॉर्मेट बनता है, इसका जो फार्मूला बनता है वो बनता है NC2, ये तो सारी साइड सभी बन जाएंगे, -n हो जाएगा। यानी अगर आपसे पूछता है नंबर ऑफ डायगोनल्स, तो नंबर ऑफ डायगोनल्स आपका हो जाएगा NC2 -n। इसका एक शॉर्टकट फार्मूला, अभी इसको सॉल्व करेंगे तो n-3/2 बनता है। अगर आपसे पूछ देता है कि किसी जैसे हेक्सागन की बात कर ले, हेक्सागन में 6 वर्टिसेस, 6 साइड्स होती हैं, तो उसमें कितने डायगोनल्स होंगे, तो सीधे यहाँ 6 रख दीजिएगा आप, 6 -3 और बाई में 2, कितना हो जाएगा 3 × 3 दैट इज 9। जैसे आप क्वाड्रिलेटरल की बात कीजिए तो 4 साइड्स होती हैं, तो यहाँ 4 रख दिए, कितना हो जाएगा 4 -3 और अपान में 2, 2 दूना 4 यानी 2 और ये 1, कितना हो जाएगा 2। अगर आप जानते हो तो क्वाड्रिलेटरल में केवल 2 ही डायगोनल्स होते हैं। तो इस तरह हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। आप दोनों में से कोई एक फार्मूला देखिएगा नंबर ऑफ डायगोनल का, याद रखिए ये -n क्यों किया जाता है, क्योंकि n साइड्स हैं यहाँ पे। ठीक, आखिरी क्वेश्चन को देखते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स ज्वाइन बाय 12 पॉइंट। जैसे मैंने आपको पीछे समझाया कि 12 पॉइंट 12C3 ये बनेगा नंबर ऑफ ट्रायंगल, लेकिन इसमें थोड़ा ट्विस्ट आ गया है कि इन विच 5 पॉइंट्स आर कोलिनियर। इसमें 5 जो है वो कोलिनियर, वो एक ही लाइन में हैं, तो कोलिनियर पॉइंट को रिमूव, क्योंकि उनको ज्वाइन करेंगे तो एक ही लाइन बनेगी, तो उसको माइनस करना पड़ेगा। यानी आप पहले बनाएंगे 12C3, उसमें से माइनस हो जाएगा कितना 5C3, तो कोलिनियर पॉइंट जितने भी देंगे उनको माइनस कर दीजिएगा, सीधे सीधे आपको रिजल्ट मिल जाएगा नंबर ऑफ ट्रायंगल का। जैसे मान लीजिए कहता है कि 10 पॉइंट है, 6 कोलिनियर है, 10 पॉइंट अगर दिए हो, आपके पॉइंट्स जो है वो 10 दे दे और कहे कि कोलिनियर जो है वो 6 है, तो कितना हो जाएगा 10C3 -6C3, ये आपका
नंबर ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा। तो होप आप समझ पाएंगे इस पूरे पैटर्न को, इस वीडियो को आप अच्छे से तैयार कर ले, एग्जाम में एक क्वेश्चन आपको ज़रूर मिल जाएगा। ठीक, तो होप आप इसको कायदे से समझ लेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता हो, कोई बेनिफिट आपको यहाँ से मिलता हो, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और जो चैनल पर न्यू व्यूअर्स है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।